बेगम साहबा, मैं तुम्हारी बदजवानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त न हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। जोर से चीखें मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गईं। उन हिंदू देवियों के दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थीं। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़ी विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझ में ताब नहीं। उन दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत को याद करो। उसी के सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरी खातिर से इन पर रहम करो। जरीना तेर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? जरीना, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिलमचियाँ उठवाई हैं। यह बेगम साहबा हैं, किस ख्याल में हैं? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इसकी बदजबानियों की काफ़ी सज़ा न होगी। सईद, मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना, आंखें बंद कर लो। सईद, जरीना, गुस्सा न दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ करो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंतर मार दिया था कि उसमें खानदानी गैरत और बड़ाइयों इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दाना जज्बे के काबिल ही न समझती थी। हुलिया पहचानने वाली कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं। रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा, तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों न हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम ही से किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया ही ठहरी। सईद, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना, तो यह कमची हाथ में ले लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। इसका यही इलाज है। जरीना, फिर वही मजाक। जरीना, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या सुबह पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमची को तोड़कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा, मुझसे यह दगा, तो लो, अब मैं ही हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उस बेदर्द ने मुझे बेतहाशा कमचियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी। उसके पैरों पड़ती थी, मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम न आता था। सईद काट के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरा पीठ छिलकर लहूलुहान हो गया। जख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया। वह फट कर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहाँ से रुखसत हो गईं। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी। मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कर कदम रखती? मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन
दिल के फफोले उससे कहीं ज्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफोलों से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी न रही थी। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती, किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसको मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक जबरदस्त इनकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरजू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी। उस इंतहाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी खत्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानूनन सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, बेआबरूई, यह पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था और उसकी एक ही सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं, ताकि सारे कपड़ों की सियाही इस सियाह दाग को छिपा दे। क्या इस घर से बियाबान अच्छा नहीं जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा आने, काले चेहरे को और भी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी दर्द से कराहती और कभी इन्हीं ख्यालात में उलझी रहती। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पाँव फटते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो, उसे ताल तलैयों का क्या डर। मैं जो दरों दीवार से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। और कहाँ? वहीं जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी में एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिस्म भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज़्यादा पुरलुत्फ मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था कि शहर की ओर सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबकी निगाहें कोठों की ही तरफ लगी थी। गोया वह जमीन पर नहीं चल रहे थे, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घुरते थे, मगर कनखियों से। अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मनसा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था? एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल्लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ। बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। यकायक सईद की फिंटन नजर आई। मैं रऊस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बाका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंख एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यह कटार कमचियों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया। उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया।
इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बागीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लग गई थी। 9 बजे दूसरे खबर सुनाई दी, जरीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला था। उसका सर तन जुदा कर दिया गया। बाद को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पांव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बागपन, वही मनुहार की आंखें। बेअख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकल आई। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना, इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ़ न करूँगी। गम यह था कि पागलपन उसके सर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा और अब यही मेरी ज़िंदगी का सहारा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों प्रियजनों तक कहानी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।